मनमोहन जी, जो कांग्रेस की सरकार है इस समय, उनका व्यवस्था परिवर्तन का एक मेन मुद्दा उठाया गया था। क्या व्यवस्था परिवर्तन हो रही है प्रदेश में, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मेरा मानना है कि पिछले लंबे समय बाद यंग नेतृत्व मिला है, युवा नेतृत्व मिला है और लंबे समय बाद प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आम साधारण परिवार से निकल के बने हैं। आम आदमी की सोच, आम साधारण परिवार को आगे लेके बढ़ना, उनके भविष्य के बारे में चिंता होना, ये मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जो आम जनमानस है डायरेक्टली उसके साथ उसके हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना ही व्यवस्था परिवर्तन है। और प्रदेश की जो सरकार है, चाहे हिमाचल का एम्प्लॉय वर्ग हो, हिमाचल का साधारण तबका हो, हिमाचल के नौजवान हो, हिमाचल की माताएं बहनें हों, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उसे व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया गया। आप बोल रहे हैं कि हितों को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में देखा कि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी है वो 10 तारीख तक मिली है। दूसरा ये है कि सुक्खू सरकार ने एक महिलाओं के लिए योजना चलाई थी 1500 रुपया प्रति माह देने के लिए, वो भी आज तक नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बड़े स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार बनने से पहले जो कांग्रेस ने दावे किए थे 1500 रुपया आम महिला को देने की बात, साधारण महिला को, गरीब महिला को, जो गरीबी रेखा के नीचे आती है, उन महिलाओं को देने की बात रखी गई थी। शुरुआत हो चुकी है उसकी, और लाहौल स्पीति से शुरुआत हुई थी। कुछ जिलों में वो काम पूरा कर भी दिया गया है और 1500 रुपये महीना खातों में भी आना शुरू हो गया है और जल्द ही पूरे प्रदेश में ये लागू होगा। कहीं भी इसमें देर सवेर नहीं है। पर पिछले जब से सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश की, जो प्रदेश के हालात रहे हैं, चाहे आपदा की बात हो, चाहे प्रदेश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटने की बात हो, कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। तो उसके लिए सरकार आगे बढ़ते हुए उसको उसमें सुधार लाने की एक बात कर रही है। और जो खर्चों के ऊपर नियंत्रण की बात है, वो सरकार ने बड़े तौर पर उसके ऊपर कदम उठाने का काम किया है। रही तनख्वाह की बात, तो लंबे समय से जो पिछली गवर्नमेंट जो थोप के गई है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उसमें सुधार आते आते समय तो लगेगा। युवा वर्ग के ऊपर बात करें सर, तो बेरोजगारी के विषय में क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी का जो शब्द है पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा जिसको कहते हैं कि तरक्की के रास्ते में बड़ी दीवार, वो दीवार एक है और उस दीवार को तोड़ना, उस दीवार को लांघना सरकारों का प्रथम कर्तव्य बनता है। और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरा देश बेरोजगारी की बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या से लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे जीत होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान रोजगार पाएंगे तो देश की जो तरक्की का रास्ता है वो आसानी से तय किया जा सकता है। बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है, ये मेरा मानना ही नहीं, तमाम लोगों का मानना है, तमाम सरकारों का मानना है और तमाम पूरे समाज का मानना है। और निश्चित तौर पे बड़े कदम इसके ऊपर ले जाने की जरूरत है। कटोच जी, जहां हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वही रुष्ट चले हुए हैं, क्योंकि उनके किसी का काम नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि पूरे देश ही नहीं, पूरे समाज में एक रीत तो है ही, कभी भी व्यक्ति विशेष कभी भी दूसरे की सोच से कभी खुश नहीं हो सकता। कमियां रहती हैं, कमियों को सुधारना पड़ता है। और किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का, किसी भी समाज का कामयाबी की ओर आगे बढ़ना उसके जो लोग हैं उनके कारण ही संभव हो पाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस की सरकारें बनाता है। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता हताश होता है, तो आपने देखा है कि कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर हताश हो तो वो पार्टी सत्ता से बाहर, उसको लोग सत्ता से बाहर कर देते हैं। क्योंकि योजनाएं पार्टी की हों, सरकारों की योजनाएं हों, या सरकारों का प्लस पॉइंट क्या है उसको लेके समाज के अंदर कार्यकर्ता ही जाता है। अगर आपको लगता है कि कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है कार्यकर्ता कमजोर हुआ है,
तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए सरकारों को बड़ा कदम उठाना चाहिए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे शरीर अच्छे तरीके से काम करता है। कटोच जी, एक आपने इंटरव्यू दिया था कुछ समय पहले जिसमें आपने अधिकारियों के बारे में बोला था, भ्रष्टाचार के बारे में बात कही गई थी। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है, तो क्या लगाम लगाई जाएगी भ्रष्टाचार अधिकारियों पर? भारत के समाज की बात करूं तो भ्रष्टाचार एक अंग सा बनता हुआ नजर आया है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो बनिस्बत बाकी प्रदेशों के मुकाबले यहाँ का जो अधिकारी, यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो ईमानदारी से काम करने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। हिमाचल के एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो हिमाचल के एम्प्लॉयज़ को पूरे देश की जो तंत्र है, पूरे देश का जो राजनीतिक तंत्र है वो बड़े सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि ईमानदारी और बड़े वफादारी के साथ काम करने के लिए हिमाचल के लोग जाने जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा के फील्ड में हो, चाहे वो साधारण फील्ड में हो। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर बड़े उच्च अधिकारी, मैं निम्न अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काम करते हैं और बड़े मजबूती के साथ काम करते हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी उच्च पदों पे बैठे हैं उनका जो काम करने का तरीका है उसमें जो है वो बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार नज़र आता है, उसमें बड़ी खामियां नज़र आती हैं। बड़ी बेबाकी के साथ मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं कर चुका हूं, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे और वो डिपार्टमेंट जहां पर भ्रष्टाचार सीमाएं लांघ चुका है, आज का नहीं बड़े लंबे समय से सीमाएं लांघता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी हो या पर्यावरण हो, उसके साथ बड़ा खिलवाड़। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि पूरे देश में इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन हमारे क्षेत्र में बरसात ही नहीं हुई। कारण क्या रहा? कारण रहा कि पिछले 2, 2.5, 3 साल पहले यहाँ जो दरख्तों का कटान था और उसके बाद दरख्तों का जो कटान रहा वो बड़े भारी तरीके से हुआ। और अभी भी ऑफ सीजन में भी आप हैरान होंगे, कभी आप रात को आए तो आपको देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खैर के ट्रक हों, खैर से दरख्तों से लदी ट्रक हों, और आम तक नहीं छोड़ा इन्होंने, संतरा नहीं छोड़ा। लकड़ी काटने में बेशुमार ताकत लकड़ चोरों ने, जो तथाकथित ठेकेदार बने बैठे हैं, उन्होंने लगाई है। और इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम किसका? अधिकारियों का। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अवैध माइनिंग के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है कि अधिकारी पता नहीं क्यों सोए हुए हैं, किस निद्रा में हैं, किस सोच में डूबे हुए हैं। इसके ऊपर आप मीडिया के बंधुओं से भी सहयोग चाहूँगा कि खुल के इसके ऊपर आप भी काम करें और ताकि एक्शन बड़ा हो पाए। कटोच जी, मेन सवाल एक और आता है, जहाँ अवैध खनन, जो कि इंदौरा में एक अवैध खनन की एक अहम भूमिका है, उस पर आपने आवाज़ भी उठाई है, कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, पर जो अवैध खनन है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, वैध और अवैध तो दोनों चीज़ें साथ साथ में पूरे समाज में हर फील्ड में काम कर रही हैं। वैध हो अवैध हो, उसके ऊपर सोचने की जरूरत, ताकत है कि वैध क्या है और अवैध क्या है। मेरा मानना है कि जो हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश की सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत पंजाब के लोग, पंजाब से जुड़े हुए लोग, जो पंजाब से आके यहाँ काम कर रहे हैं, पंजाब से आके जिन्होंने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है खड्डों को, हमारे नदी को, हमारे संसाधनों को, हमारे यहाँ तक कि ट्रेडिशनल राम गोपाल मंदिर है, यहाँ पर जो सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ पर स्थित है और पुरानी धरोहर है हिमाचल प्रदेश की। उस मंदिर की, अगर आप उस मंदिर की ज़मीनों की हालत देखें तो आप हंसेंगे, रोएंगे, आपकी आंखों में आंसू आएगा और पागलपन सा आपको महसूस होगा कि भगवान के मंदिर और भगवान की ज़मीनों को भी नहीं बख्शा गया है लोगों द्वारा। और बड़े शर्म की बात है कि अधिकारी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाए जाते हैं। मैं तो सीएम साहब से भी ये कहा था कि बड़ा एक्शन इसके ऊपर होना चाहिए। जिन अधिकारियों ने नोट कूटे हैं यहाँ से लेकर शिमला तक, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मुझे ईडी के समक्ष भी जाना पड़ेगा इन अधिकारियों के खिलाफ, तो मैं जाऊँगा।
कटो जी, अभी आपने बोला कुछ अधिकारी उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, किस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, थोड़ा सा जी बताएंगे। देखिए, अगर माइनिंग की बात हो रही है तो सीधे तौर पे माइनिंग के अधिकारियों की बात करूंगा मैं। जो माइनिंग के अधिकारी हैं, जिन माइनिंग के अधिकारियों ने देखा ही नहीं कि पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, संसाधनों को क्या नुकसान हुआ है, और खास तौर पे जो नोडल अधिकारी यहाँ बनाए गए हैं, नोडल अधिकारियों में एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके सबको शामिल किया जाता है, 21 अधिकारी होते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है कि वो सारे सोए हुए हैं। मैं सीधे तौर पे आरोप लगाता हूं कि नोडल अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। और फिर आ जाके आम समाज हो, आम आदमी हो, वो जाके पुलिस के ऊपर उंगली उठाता है। लेकिन पुलिस विभाग को कितनी आप जिम्मेवारी देंगे जब आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे और उंगली आप खड़ी कर देंगे पुलिस विभाग की तरफ। पुलिस विभाग तो काम करेगा तभी ना जब नोडल अधिकारी हों या डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हों, उनको बुलाएंगे, उनको काम करने के लिए कहेंगे, उनको कहेंगे कि हमें पुलिस की यहाँ ज़रूरत है, वो ना आए तब तो बात है। सर, छोटे और बड़े अधिकारियों की अगर बात आप जिस तरह से कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लीपापोती भी अधिकारियों के द्वारा की जाती है। तो क्या एक रणनीति रहेगी कि उन पर एक प्रॉपर तरीके से अंकुश लगाया जाए? देखिए, मैं ना तो मंत्री हूँ, ना मैं सरकार में मुख्यमंत्री हूँ, पर मेरा भाई मेरे तरह परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है। बड़े संघर्ष के बाद, बड़े लंबे समय के बाद वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद। जो काम करने की इच्छाएं आशाएं हमारे अंदर हैं, वही इच्छाएं आशाएं मुख्यमंत्री से हम लोगों को हैं। और जिन अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे हिमाचल में मैक्सिमम मध्यम वर्गीय अधिकारी ही काम करते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, क्लरिकल स्टाफ हो या छोटे स्तर का स्टाफ हो। लेकिन जब आप बात करेंगे उच्च अधिकारियों की, तो वो बड़े पदों पे बैठते हैं, बड़े टेस्ट क्लियर करके आते हैं, और शायद उसी तरह से वो अपने आप को रम जाते हैं उसी सिस्टम में कि हमें तो क्या होने वाला है, हमें कौन पूछेगा। राजनीति करना और छोटे अधिकारियों को तड़पाना सताना उनका काम रहता है। कोई गलत काम हो जाए तो छोटे अधिकारी के ऊपर उंगली उठा देते हैं। अपना काम वो सही तरीके से करते नहीं हैं, फील्ड में वो उतरते नहीं हैं। कितनी बार स्टेट जज साहब यहाँ आए हैं, मेरी समझ से परे, कितनी बार यहाँ पर उन लोगों ने दौरे किए हैं, मेरी समझ से परे। कितनी बार उन्होंने नपाई की है कि कितना कितना माल उखाड़ा गया है। आप अगर रॉ मटेरियल की बात करें, आप देखें रामगोपाल मंदिर का जो की धरती है या बाकी खड़े हैं हमारे यहाँ पर नदी, ब्यास नदी है, कितना कितना माल कौन कौन उखाड़ के ले गया, वो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेवारी किसकी बनती है? छोटे अधिकारी की बनती है। क्या बड़े अधिकारी को काम नहीं बनता है? क्या उनका काम शिमला में बैठना ही है? क्या वो नीचे नहीं उतर पाते हैं? मंत्री कह रहे हैं, हर्षवर्धन चौहान जी कह रहे हैं कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो किसके आदेशों की उनको जरूरत है? कौन उनको रोक रहा है? ये समझ से परे। आपके जो बातें कर रही हैं, आपका मतलब ये है कि सरकार के आदेश का पालन जो है अधिकारी नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने पूरे दम से कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और अधिकारी काम करें। विशेष तौर पे मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मेरे जो नेता हैं, जिनके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है समाज को सुधारने का, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का, आम आदमी की आवाज़ बनने का, मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो राहुल जी के नक्शे कदम पर चले और जहां जहां कुछ गलत पाया जाता है वहां आवाज उठाने से कतई न घबराए। सर, चलते चलते एक बात करेंगे, प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा रहा है अवैध निर्माणों पर। जिस तरह से कि शिमला की संजौली की बात करें, सिरमौर की बात करें, मंडी की बात करें, पालमपुर की बात करें, क्या टिप्पणी इस पर आपकी रहेगी? अवैध, मैं पहले कह चुका हूं कि अवैध कहीं भी कुछ होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, कार्रवाई होना प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। कहीं भी कोई अवैध चीज का निर्माण होता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अवैध का मतलब आप समझते हैं कि अवैध का मतलब क्या है? कानून के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ। और हम लोगों ने, हमारे नेता का नारा है लोकतंत्र बचाओ कानून बचाओ। तो कानून और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां भी जो लड़ाई संभव बनती है वो हमें करनी चाहिए। अवैध के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कटोच साहब, एक अंतिम सवाल, नशे का गढ़ जो इंदौरा को माना जाता था, अब काफ़ी सुधार हुआ, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शाबाशी देना चाहूँगा पुलिस अधिकारियों को।
बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे अधिकारी हैं, मजबूत एसपी, मजबूत एसएचओ है, मजबूत अब डीएसपी हमारे यहाँ आए हैं, यंग डीएसपी है। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये जो नशा है इससे पीढ़ियों की पीढ़ियाँ खत्म कर दी। कई घरों के चिराग इसमें बुझे हैं और इसमें भी कभी कोई कमी रही होगी तो उस कमी को दूर करने का एक प्रयत्न पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। और मजबूती के साथ पुलिस विभाग करेगा, ये भी आशा है। और मजबूती के साथ नशे के कारोबारी के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जाता रहे। और जहाँ जहाँ मेरा मानना है कि समाज में नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो समाज को सुधारना चाहते हैं, आह्वान भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि नशे के खिलाफ हमें एक आवाज़ में सामने आना चाहिए। अवैध माइनिंग के खिलाफ एक आवाज़ में सामने आना चाहिए। अवैध कटान के खिलाफ एक आवाज़ में सामने आना चाहिए। चंद लोग गलत करके संसाधनों को लूट के दूसरे के घर में आग लगा के अगर अमीरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें ये करने दो यार, हमारे काम में इंटरफेयर मत करो, इससे बड़े दुख की बात नहीं होगी कि अगर हम पढ़ लिखने के बावजूद भी वहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाने के लिए आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा पब्लिक से कि मनमोहन कटोच के बारे में कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, आप डायरेक्टली जुड़िए और आइए, इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं, इकट्ठे होकर चलते हैं। जो जो कुरीतियाँ हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में फैली है, उनको दूर करने के लिए हम संघर्ष करें और उनको दूर करते हुए एक मजबूत समाज के निर्माण की बात रखें। थैंक यू।